वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे EIA। EIA की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड रिस्क असेसमेंट। ये सब्जेक्ट हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। तो आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में आ गया आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, फिर स्कोप और यूटिलिटी क्या होगी, एक्सपेंडेड और नैरो स्कोप आ गया, प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ इम्पैक्ट स्टडी आ गया। तो हम आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है EIA कैन बी डिफाइन एज द स्टडी टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है या जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं किसी भी नई जगह पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पे। जैसे हमारे डैम बनते हैं या रोड साइड कोई भी काम होता है तो उसके लिए पहले वहाँ उस जगह का सर्वे होता है। तो उसमें EIA एक सर्वे होती है जिसके में हम ये देखते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट है EIA कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव फॉर प्रोजेक्ट एंड सीक टू आइडेंटिफाई द वन विच रिप्रेजेंट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से हम क्या करते हैं कि जो भी बेस्ट होगा, इकोनॉमिकली बेस्ट होगा और इन्वायरमेंटली भी बेस्ट होगा या जिसकी कॉस्ट भी अच्छी हो और जो हमें बेनिफिट भी अच्छा दे रहा होगा, उस अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है EIA इंटीग्रेट द environmental concern in development activity at the right time of initiating preparing the feasibility report। इससे हम क्या करते हैं कि जो भी environmental concern होते हैं उसके हिसाब से हम एक feasible report तैयार करते हैं। It enable the integration of environment concern and migration measure in project development। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी माइग्रेशन मेजर्स होते हैं उनको भी कंसीडर करते हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न होते हैं उन्हें भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है EIA कैन ऑफन प्रिवेंट फ्यूचर लाइबिलिटीज ऑफ एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव इन प्रोजेक्ट डिज़ाइन। EIA हमें क्या ऑफन करता है कि हम अपनी फ्यूचर लाइबिलिटी और एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स को प्रोजेक्ट डिज़ाइन में प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ EIA। इसमें पहली डेफिनेशन तो ये है टू आइडेंटिफाई एंड प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड मैन हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोज्ड एंड पॉलिसीज प्रोग्राम प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। इसमें जितने भी इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं इन्वायरमेंट पे या मैन की हेल्थ पे या जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उस पे या वहाँ पे जितनी पॉलिसीज चलेंगी या उस पे या तो जो प्रोग्राम्स होंगे प्रोजेक्ट के रिलेटिव, एंड टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट। तो इन सब के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम उनको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड डेफिनेशन है इसमें द टर्म environment assessment describe a technique and a process by which information about environment impact of a project is collected by developer and from other sources and taken into account by planning authority informing their judgment on another development and project should be go ahead। तो environment assessment टर्म ये डिस्क्राइब करता है कि जितने भी हमारे वहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं जिससे क्या करेंगे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, किससे, प्रोजेक्ट डेवलपर और जो भी अदर सोर्सेज होंगे उनसे जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उन्हें क्या करेंगे प्लानिंग अथॉरिटी को देंगे और प्लानिंग अथॉरिटी उस पर अपना जजमेंट दे करके बताएगी कि वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तो नेक्स्ट आता है इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड साइकिल एंड प्रोसीजर्स। इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग स्टेप हैं, 8 स्टेप हैं। तो हम
एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें स्क्रीनिंग, देन स्कोपिंग एंड कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन बेसलाइन डाटा कलेक्शन, देन इम्पैक्ट एनालिसिस, देन मिटिगेशन एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, देन पब्लिक हियरिंग, देन environment management plan, then decision making, then monitoring and clearance condition। तो सबसे पहले है इसमें स्क्रीनिंग। It narrow the application of EIA to those project may have significant environment impact। Screening may be partly determined by EIA regulation operating in a country at time of assessment। ये एक एप्लीकेशन है EIA का, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को सिग्निफिकेंट बनाते हैं, इजीली बनाते हैं। और तो इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ EIA विच डिटरमाइन द वेदर प्रपोज प्रोजेक्ट रिक्वायर एन EIA एंड इफ़ इट रिक्वायर देन लेवल ऑफ असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है उसको EIA की ज़रूरत है या नहीं है। अगर उसे EIA की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ असेसमेंट उसमें आगे करेंगे। देन इसमें थर्ड पॉइंट है, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ रिव्यू रिक्वायर्ड और रिलेटिवली वेल डिफाइंड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया आर बेस्ड अपॉन। अगर हमें उसमें लेवल ऑफ असेसमेंट की ज़रूरत होगी तो उसमें हम अलग अलग क्राइटेरिया में स्क्रीनिंग को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहला स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस स्केल पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे। दूसरा है टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या इनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तीसरा है लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ की लोकेशन क्या है। सेकेंड है इसमें स्कोपिंग। दिस स्टेज आइडेंटिफाई की इश्यूज एंड इम्पैक्ट दैट शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। इसमें हम जो मेन इश्यूज होते हैं उनको कंसिडर करते हैं और जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिस स्टेज ऑल्सो डिफाइन बाउंड्री एंड टाइम लिमिट ऑफ स्टडी। ये स्टेज क्या डिफाइन करती है कि जो भी हम की इश्यूज़ को एनालिसिस करेंगे और जो भी हम इम्पैक्ट निकालेंगे उनके बीच का एक टाइम लिमिट हमें फिक्स करना होता है, जिसके बीच हम उनको एनालाइज करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसमें, क्वान्टिफिएबल इम्पैक्ट आर टू बी असेस्ड बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, प्रिवेलेंस, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन एंड नॉन क्वान्टिफिएबल इम्पैक्ट। जो भी हमारे क्वान्टिफिएबल इम्पैक्ट होते हैं, यानी जो भी हम जिन्हें हम काउंटिंग में कंसीडर करते हैं, जैसे वहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रीज कट हुए, तो ये एक क्वान्टिफिएबल डाटा हो गया। तो क्वान्टिफिएबल इम्पैक्ट जो भी होंगे उन्हें हम असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। वहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है उस हिसाब से हम यहाँ पे क्वान्टिफिएबल इम्पैक्ट को और नॉन क्वान्टिफिएबल इम्पैक्ट को एनालिसिस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है, सिग्निफिकेंस इज यूजुअली डिटरमाइंड थ्रू द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो हम जो भी सिग्निफिकेंटली जो भी डिटरमाइन करेंगे वो हम किस हिसाब से डिटरमाइन करेंगे, वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल एरिया कैसा है और वहाँ का क्राइटेरिया क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द एरिया वेयर द प्रोजेक्ट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आर आइडेंटिफाई द बेसलाइन स्टेटस ऑफ this should be monitored and these on likely changes in these account construction and operation of proposed project should be predicted। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस एरिया जहाँ पे प्रोजेक्ट बनने वाला है उसको जो भी इम्पैक्ट है उसके आइडेंटिफाई करते हैं और जो वहाँ का बेसलाइन स्टेटस है उसे भी आइडेंटिफाई करके मॉनिटर करते हैं आगे के लिए। फिर जो भी इसमें चेंजेस करने होंगे वो हम इस सेकेंड प्रोसेस में कर लेते हैं। देन थर्ड प्रोसेस इज बेसलाइन डाटा कलेक्शन। बेसलाइन डाटा कलेक्शन में आता है, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन इज अ वे ऑफ मैपिंग द इन्वायरमेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स अल्टरनेटिव्स। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन क्या है, एक मैपिंग का जरिया है जिससे हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं या हमारे प्रोजेक्ट के कारण जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उनको डिटरमाइन करते हैं और इसके अल्टरनेटिव्स को फाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एनवायरमेंट इम्पैक्ट
can never be predicted with absolute certainty, and this is all more reason to consider all possible factors and take all possible precautions and reducing the degree of uncertainty. जब भी हम बेसलाइन डाटा कलेक्शन करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम जो भी प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो भी हम अनुमान लगाने वाले हैं, वो कभी भी सही नहीं होता है। कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आ गए तो उसके लिए भी हमें कुछ अल्टरनेटिव्स पहले से ही बना के चलने होते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट इन फ्यूचर कभी फेल ना हो जाए टाइम लिमिट से पहले। देन बेसलाइन डाटा इज एनवायरमेंटल स्टेट ऑफ स्टडी एरिया। तो बेसलाइन डाटा क्या होता है? किसी भी एरिया का एनवायरमेंटल स्टेटस होता है। देन फोर्थ पॉइंट इज इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस में आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, टेम्परेरी एंड परमानेंट इम्पैक्ट नीड टू बी प्रिडिक्टेड विच प्रीसपोजेज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बाय असेसमेंट एजेंसी। इसमें हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इफेक्ट होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो भी इफेक्ट होते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट होते हैं, उन इम्पैक्ट को क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं और उन्हें अच्छे से प्रीसपोज करके जो भी हमारे असेसमेंट एजेंसी होती है उसे दे देते हैं। फिर आता है हमारा मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट। मिटिगेशन मेजर में आता है द EIA रिपोर्ट शुड इंक्लूड द एक्शन ऑफ स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग, मिनिमाइजिंग और बाय passing the impact or else by the level of compensation probable environment damage or loss। हम जितने भी इन्वायरमेंटल डैमेज या लॉस होने वाले हैं उन्हें यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं या उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा मिटिगेशन मेजर्स हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग है On completion of EIA report, public and environmental group lining close to project maybe should be informed and consulted। जब हमारा प्रोजेक्ट की EIA रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो वहाँ पे पीपल रह रहे हैं प्रोजेक्ट साइट के नज़दीक पे, हम उन्हें इन्वायरमेंटल ग्रुप के साथ समझाते हैं कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा या आप लोगों को नुकसान होगा, तो इसलिए वो वहाँ से माइग्रेट करवाते हैं। तो इसमें पब्लिक हियरिंग में वो पब्लिक को इसके लिए जागरूक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आ गया इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी विद द एक्सपर्ट कंसल्ट द प्रोजेक्ट इंचार्ज अलॉन्ग विद द कंसल्टेंट to take final decision, keep in mind EIA and EMP रिपोर्ट। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो इम्पैक्ट असेसमेंट की अथॉरिटी होती है और जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज होते हैं वो साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। किसके बेसिस पे? EIA और EMP रिपोर्ट। जो भी हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट है या जो भी हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की रिपोर्ट है, उन दोनों रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वे अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं और कंपनी को वो डिसीजन बता देते हैं। फिर है मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर प्रोजेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा या उसके अल्टरनेटिव में इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम उसको यहाँ पे करते हैं। लास्ट स्टेप है इसका असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसमें हम अल्टरनेटिव का असेसमेंट करते हैं। फॉर एवरी प्रोजेक्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाई। हर प्रोजेक्ट का अपना अपना क्या होता है, एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ता है। हम उनको पहले सेलेक्ट करेंगे। देन एंड environment attribute compare alternative should cover both project location and process technology। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने अल्टरनेटिव्स लिए हैं उन्हें इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट से कंपेयर करके एक प्रोजेक्ट लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे प्रोसेस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे कि वहाँ पे कौन सी प्रोसेस सूटेबल रहेगी जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो इसमें इतना ही था, स्टेप 8 ही थे। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे का हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।